सुबह का वक्त होता है। योगिता और रूही दोनों मिलकर नाश्ते और खाने की तैयारी कर रही होती हैं। योगिता भाभी मेरे लिए खाने में कुछ मत बनाना और नाश्ता भी रहने देना। क्यों भाई, तुझे कॉलेज में भूख नहीं लगेगी क्या? भाभी मैंने सुबह चाय के साथ 2 टोस्ट ले लिए थे, मेरा तो नाश्ता हो गया। और दोपहर को कॉलेज में रोल वगैरह कुछ खा लूंगी, तो मेरे लिए खाने का तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ओके, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा कहकर मेघा कॉलेज जाने लगती है। मेघा सुन तो, आज हम नाश्ते में पनीर के पराठे बना रहे हैं। अरे कोई नहीं भाभी, आप लोग खा लेना, मैं लेट हो रही हूँ। ओके बाय। और मेघा कॉलेज चली जाती है। तभी प्रतीक भी वहां आ जाता है। अरे रूही, मेरा नाश्ता लगा दो यार। रूही किचन से निकल कर आती है। आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, अब से मैं और भैया सुबह जल्दी निकलेंगे। देर से निकलने पर सड़क पर भारी जाम लगा रहता है और हमें ऑफिस पहुंचने में रोज लेट होता है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में नाश्ता लाती हूँ। अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बटर टोस्ट दे दो, हम खाकर निकल जाएंगे। अरे दोपहर के लिए लंच नहीं ले जाएंगे क्या? अरे नहीं, दोपहर में हम ऑफिस में ही लंच कर लेंगे। लेकिन आप तो बता रहे थे ऑफिस में फिलहाल कैंटीन भी बंद है। तभी अजय भी वहां आ जाता है। हमने टिफिन लगवा लिया है, टिफिन वाला दोपहर में ऑफिस आकर टिफिन दे जाएगा। हाँ रूही, हमने टिफिन लगवा लिया है। तभी योगिता, जो कि रसोई में पनीर पराठे बनाने के लिए आटा लगा रही होती है, वो रसोई से बाहर आती है। आप लोग टिफिन का खाना क्यों खाएंगे? हम खाना बनाकर दे रहे हैं ना। अरे योगिता, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टिफिन वाला बहुत अच्छा खाना बनाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी रिजनेबल रेट पर खाना देता है। पर क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? तुम लोग जल्दी से घर का काम खत्म करके आराम करो। मैं भी तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए बटर टोस्ट लाती हूँ। रूही थोड़ी देर में उन्हें नाश्ता लाकर देती है। सुशीला और राजीव भी नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं। योगिता बहू, ये ले, मैं और तेरे पापा सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे तो बाजार से मौसमी फल ले आए। देख, ताजे ताजे रसीले तरबूज है, इन्हें काट दे, मैं और तेरे पापा का नाश्ता इसी से हो जाएगा। तरबूज से नाश्ता हो जाएगा? बहू, तू इसे कम समझ रही है क्या? पूरे 2 किलो है, इससे पूरे परिवार का नाश्ता हो जाएगा। योगिता 2 किलो का बड़ा सा तरबूज काटती है और नाश्ते के टेबल पर बैठे सभी लोगों को लाकर देती है। प्रतीक और अजय बटर टोस्ट के साथ साथ तरबूज भी खा लेते हैं। वे, हमारा तो पेट बहुत भर गया, अब दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। चल प्रतीक, ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाँ भैया चलो। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं बहू, हमारा भी पेट भर गया। रूही और योगिता किचन में बातें करने लगी। योगिता भाभी, सब लोगों ने टोस्ट और तरबूज से नाश्ता कर लिया, अब ये पनीर पराठे किसके लिए? क्या हम दोनों अपने लिए बनाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि मैं भी टोस्ट और तरबूज से नाश्ता कर लूं। तेरे लिए पराठे बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, एक काम करो, पराठे भी रहने दो। पनीर के पराठे हम दोपहर के खाने में बना देंगे। मैं भी टोस्ट और तरबूज ही खा लेती हूँ। ठीक है, तू नाश्ता निकाल, मैं अभी आती हूँ। इस तरह दोनों बहुओं को कुछ बनाना नहीं पड़ता और पूरे परिवार का नाश्ता भी हो जाता है। अब दोपहर के खाने में घर में सिर्फ सास ससुर, दोनों बहुएं और योगिता का बेटा सुयश रह जाता है। दोपहर में रूही, दोपहर के खाने की तैयारी तो है ही, मैं स्कूल से सुयश को लेकर आती हूँ, फिर हम सब खाना खा लेंगे। ठीक है भाभी। योगिता सुयश को स्कूल से लेकर आती है और फिर पूरा परिवार खाना खाता है। परिवार में रोजमर्रा के दिनों में ऐसा ही होता है। परिवार के सभी सदस्य सुबह का नाश्ता हल्का करते हैं या तो करते ही नहीं है। प्रतीक, अजय और मेघा दोपहर का लंच बाहर ही करते हैं, इसलिए सुबह और दोपहर का खाना बड़ी आसानी से हो जाया करता था। लेकिन रात की राहें आसान नहीं थी। रात को पूरा परिवार जब एक साथ इकट्ठा खाना खाने बैठता तो योगिता और रूही के बनाए खाने में उन्हें ढेरों कमियां नजर आने लगती। इसी तरह से एक रात जब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। योगिता भाभी, आज आपने ये कैसी सब्जी बनाई है? अरे भाई, आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, रूही ने बनाई है। क्या हो गया सब्जी में? भाभी, इस सब्जी में ना तो तेल का पत्ता है ना नमक का, और ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई मसाला ही नहीं डाला, ऐसे पानी में उबाल दिया है। तभी रूही रसोई से बाहर निकल कर आती है। मेघा, यही सब्जी मैंने पिछले हफ्ते भी बनाई थी, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। अब पिछले हफ्ते का मुझे याद नहीं, लेकिन आज वाली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ मेघा, तू सही कह रही है, आज की सब्जी में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है। बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले। हाँ, मैं तो अपने लिए कढ़ाई पनीर मंगवा रहा हूँ, तेरे लिए भी मंगा लेता हूँ। टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जब बाहर से सब्जी मंगा ही रहा है तो हमारे लिए भी मंगा ले, हमें भी ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही। प्रतीक सबके लिए बाहर से कढ़ाई पनीर मंगा लेता है और पूरा परिवार चटकारे ले लेकर खाना खाता है। वाह, क्या सब्जी है, इसे कहते हैं सब्जी। सारे मसाले नमक सब एकदम परफेक्ट है। उधर किचन में, भाभी मेरी बनाई हुई सब्जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अब इसे कौन खाएगा? अब इनका तो रोज रोज का यही हाल है, इन्हें हमारे बनाए खाने में सिर्फ कमियां नजर आती है। अब ये सब्जी हम ही खाएंगे और क्या।
हमें कल तक यही सब्जी खानी पड़ेगी। योगिता और रूही दूसरे दिन तक उस सब्जी को खाती रहती है, तब कहीं जाकर सब्जी खत्म होती है। इसी तरह से एक दिन योगिता रात के खाने में आलू पूरी और रायता बनाती है। दोनों बहुएं मिलकर बड़े मन से पूरा खाना बनाकर तैयार करती हैं। आज तो हमारे खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। हमने बनाया ही ऐसा खाना, आलू पूरी और रायता सभी को पसंद है। लेकिन जैसे ही दोनों खाना लगाती है और पूरा परिवार खाना शुरू करता है। योगिता बहू, ये तूने क्या बना दिया? क्या हुआ मम्मी जी? लगता है तूने रायते में रायता का मसाला ही नहीं डाला, और आलू की सब्जी तो बिल्कुल हल्दी कच्ची लग रही है इसमें। सब्जी और अभी पकाई जानी थी। पूरी में भी स्वाद नहीं आ रहा। पूरी में नमक और अजवाइन नहीं डाली क्या? मम्मी जी, हमने रायता में रायता मसाला डाला है, और वो भी खुद से तैयार करके। रूही ने खुद अपने हाथों से जीरा, लाल मिर्च भून कर पीसा और रायते में डाला है, और सब्जी भी अच्छे से पकाई है। मैंने पूरी में नमक और अजवाइन नहीं डाला। देखा, मैंने कहा था ना कहीं कमी रह गई है। बहू, सब्जी को अच्छे से पकाया कर, मसाले अच्छे से भूना कर। मसाला अच्छे से भूनेगी तभी तो सब्जी का स्वाद निखर कर आएगा। ठीक है मम्मी जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। दरअसल होता यह है कि दिन में तो पूरा परिवार इधर उधर रहता है, कोई कॉलेज तो कोई ऑफिस में, लेकिन रात में सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं और बड़ी तसल्ली से खाना खाते हैं। रात के खाने पर सभी का ध्यान सिर्फ खाने पर होता है, इसलिए खाने में कमियां निकाली जा रही होती है। लेकिन परिवार के लोगों की इस आदत से योगिता और रूही बेहद परेशान रहने लगी। बड़े तो बड़े 5 साल का सुयश भी खाने में कमियां निकालने से पीछे नहीं हट रहा होता है। एक दिन योगिता और रूही मिलकर डिसाइड करती है, क्यों ना आज रात के खाने में कुछ अलग बनाया जाए। भाभी, मैं सोच रही थी दाल चावल सब्जी रोटी तो हम रोज ही बनाते हैं, लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे, क्यों ना आज कुछ अलग ट्राई करें। हाँ, तू सही कह रही है। तूने देखा था जब पिछले महीने हम सब बाहर खाना खाने गए थे तो सभी लोगों ने साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया था। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। हमारे घर में सबको साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। तो चल ना आज कुछ साउथ इंडियन बनाते हैं। ठीक है, तो आज उत्तपम, सांभर और नारियल की चटनी बना लेते हैं। मैं उत्तपम के लिए दाल चावल भिगो देती हूँ, रात तक फूल जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं बाकी चीजें बाजार से लेकर आती हूँ। इस तरह दोनों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। दोनों दिन से ही रात के स्पेशल खाने की तैयारी करती हैं और रात में सबके सामने मिक्स वेज, उत्तपम, सांबर, नारियल चटनी परोसती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन सुयश तो खाना ही नहीं खा रहा होता है। सुयश बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मी, उत्तपम बहुत कड़ा है, मेरे से टूट ही नहीं रहा। क्या आपसे उत्तपम नहीं टूट रहा? लेकिन जब मैंने बनाया था तब तो ये काफी सॉफ्ट था। मम्मी, ये वाला सॉफ्ट नहीं है, आप मेरे लिए दूसरा लाओ। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ। हाँ। योगिता सुयश की प्लेट से उत्तपम उठाकर वापस ले जाती है और उसके लिए दूसरा उत्तपम लाकर देती है, और योगिता वही उत्तपम खुद खा लेती है। कमाल है, ये उत्तपम तो काफी सॉफ्ट है। फिर सुयश कंप्लेन क्यों कर रहा था? तभी रूही खाना खा रहे घर के सदस्यों से पूछती है, पापा जी, कैसे लगा आज का खाना? वैसे तो ठीक ही है बहू, लेकिन सांबर में इमली जरा ज्यादा डालती तो सांबर अच्छी बनती। ये सुनते ही रूही का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन तभी रूही ये सोचकर कि शायद नारियल की चटनी अच्छी बनी हो, वो चटनी के बारे में पूछती है। और नारियल की चटनी वो कैसी बनी है? नारियल की चटनी में नारियल ज्यादा हो गई है और इस चटनी में कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है। इस चटनी में भुनी हुई मूंगफली और दही भी पड़ती है, शायद रूही बहू ने नहीं डाला। डाला है ना मम्मी जी, मैंने भुनी हुई मूंगफली पीस के डाला है, दही भी डाली है, चटनी में राई और कड़ी पत्ती का तड़का भी लगाया है। पता नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। चटनी में सिर्फ नारियल का ही पता चल रहा है। योगिता और रूही समझ जाते हैं कि घर वालों की नजरों में वे दोनों कभी अच्छा खाना बना ही नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ रात के खाने में ही होता है। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने में कोई कमी नहीं निकाली जाती। एक सुबह, अजय, आज आप दोनों बिना नाश्ता किए ऑफिस नहीं जाएंगे? भाई, लेकिन हम तो रोज नाश्ता करते हैं। रोज वही बटर टोस्ट और फ्रूट्स खाकर जाते। आज हमने सुबह उठकर जल्दी नाश्ता बना लिया है। और हाँ मेघा, तू भी नाश्ता करके कॉलेज जाएगी। ठीक है भाभी, लगा दो नाश्ता। योगिता और रूही ने नाश्ते में मिक्स वेज रोल और पोहे बनाए थे। वे सभी को नाश्ता देती हैं। तो कैसे लगा आज का नाश्ता? बढ़िया भाभी, बढ़िया बनाया। ऐसा कहकर मेघा जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। प्रतीक और अजय भी नाश्ते में कोई कमी निकाले बिना नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। सुशीला और राजीव तो नाश्ते की तारीफ भी करते हैं। आज तो बहू ने बड़ा टेस्टी रोल बनाया है। और पोहे भी बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। आपने तो पोहे लिया ही नहीं, पोहे खाकर तो देखो। अरे नहीं भाई, मेरा तो रोल से ही पेट भर गया। अरे एक बार टेस्ट करके तो देखो, पोहे रोल से भी टेस्टी बना है।
लेकिन वहीं जब रात के खाने की बारी आती है तो दोनों बहुओं के बनाए हुए खाने में उन्हें ढेरों कमियां नजर आने लगती है। योगिता बहू, सुबह इतना अच्छा नाश्ता कराने के बाद रात के खाने में ही तू गड़बड़ी क्यों कर देती है? आज क्या हो गया मम्मी जी? दाल में हल्दी का पता ही नहीं है। दाल ठीक से गली भी नहीं है। हाँ, इसमें भी 2 सीटियां और लगती तब जाकर दाल घुलती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे दाल और पानी में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हैं। आलू गोभी की सब्जी में भी गोभी ठीक से पकी नहीं है। आलू भी कच्चे लग रहे हैं, सब्जी में से कच्चे मसालों की स्मेल आ रही है। खाने में इतनी कमियां सुनने के बाद दोनों बहुओं का मूड ऑफ हो जाता है। मैं दाल और सब्जी फिर से पका कर लाती हूँ। अब क्या, अब रहने दे, अब तो खाना हमारी थाली में आ गया, अब तो हम जैसे तैसे खा ही लेंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखना बहू। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं आपस में बातें करती हैं। भाभी, आपने देखा, सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में कोई कमी नहीं निकालता। इन्हें सारी कमियां रात में दिखती है। हाँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब दूसरे दिन जब योगिता रसोई में रात के लिए सब्जी बना लेती है तो एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी लेकर सुशीला के पास जाती है। मम्मी जी, आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी है। सुशीला सब्जी टेस्ट करती है। बहू, इसमें तूने धनिया पाउडर नहीं डाला? डाला है मम्मी जी। अरे काम है, थोड़ा और डाल दे, और थोड़ी सी हल्दी और डाल देना, मुझे इसमें हल्दी भी कम लग रही है, और सब्जी को थोड़ा और पका लेना। ठीक है मम्मी जी। योगिता रसोई में जाती है, लेकिन वो सब्जी में ना तो धनिया पाउडर डालती है और ना ही हल्दी। रात को खाने में वही सब्जी परोसी जाती है। भाभी, चलो खाना लगा देते हैं। रूही, आज हम सबको खाना टेबल पर नहीं देंगे, सबको अलग अलग खाना देंगे। ऐसा क्यों भाभी? अरे वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू सबसे पहले मम्मी जी और पापा जी से बोल दे कि खाना बन गया है और तू उनका खाना उनके कमरे में ही ला रही है। जा बोल कर आ। ठीक है भाभी। रूही अपने सास ससुर के कमरे में जाती है, जहां दोनों टीवी देख रहे होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, खाना बन गया है। ठीक है, तो चल हम अभी आते हैं। वो टीवी पर आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है ना मम्मी जी, आप लोग क्यों आ रहे हो? मैं आप दोनों का खाना यही लाकर देती हूँ। टीवी देखते हुए खाना खा लेना, ऐसे आपका सीरियल भी नहीं छूटेगा और खाना भी हो जाएगा। बहू ठीक कह रही है, टीवी देखते देखते खाने का मजा आएगा। ठीक है बहू, तो हमारा खाना कमरे में ही ले आ। रूही अपने सास ससुर को उनके कमरे में खाना लाकर देती है। योगिता खाने में वही सब्जी परोसती है जिसमें थोड़ी देर पहले सुशीला ने ढेरों कमियां गिनवाई होती हैं। लेकिन टीवी देखते खाते हुए सुशीला को सब्जी में कोई कमी नजर नहीं आती। योगिता सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, अब सब्जी ठीक बन गई है ना? अरे बहू, तू ठीक की बात कर रही है, आज तो इतने स्वाद बनी है कि क्या बताऊं। तूने इसमें कौन सा खास मसाला डाल दिया? मैंने तो कोई खास मसाला नहीं डाला मम्मी जी, मैंने तो वही मसाले डाले हैं जो आपने बताया है। सचमुच आज तो सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। तो रोज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाया कर, आज तो मेरा ज्यादा खाने का मन हो रहा है। तो खाइए ना मम्मी जी, मैं और आपकी और पापा जी के लिए 1 कटोरी सब्जी और ला कर देती हूँ। हाँ, सब्जी ले आ और मेरे लिए 2 रोटी और ले आना। 2 रोटी और? हाँ, 2 रोटी और ला दे। आज तूने सब्जी इतनी अच्छी बनाई है कि मैं इसके साथ 2 रोटी और खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। पापा जी, आपके लिए भी और रोटी लाऊं? हाँ बहू, मेरे लिए भी 2 रोटी और लेते आना। योगिता अपने सास ससुर को खाना खिलाती है। पहली बार ऐसा होता है कि सुशीला और राजीव रात के खाने में कोई कमी नहीं निकालते और रोज से ज्यादा खाना खा लेते हैं। और ये सब होता है टीवी की वजह से, क्योंकि उनका ध्यान खाने में नहीं बल्कि टीवी पर चल रहे उनके फेवरेट सीरियल पर होता है। ठीक इसी तरह से योगिता और रूही घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना लगाती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि हॉल में, जहाँ टीवी लगी होती है। जब सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं। खाना कहाँ है भाई? आज मैंने आप सबका खाना हॉल में लगाया है। सभी लोग हॉल में जाते हैं, जहाँ फर्श पर चादर बिछाकर सभी का खाना लगा होता है। सभी खाना खाने बैठते हैं। योगिता टीवी ऑन कर देती है। मेघा टीवी का रिमोट उठाकर एक मूवी लगा देती है और पूरा परिवार मूवी देखते हुए खाना खाता है। सबका ध्यान टीवी पर चल रहे मूवी पर होता है और खाने में कोई कमी नहीं निकाली जाती बल्कि तारीफ की जाती है। मैमी, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, मजा आ गया। हाँ भाई योगिता, क्या बात है, आज खाने में जान फूंक दी तुमने। आज मैंने बहुत ध्यान से खाना बनाया है। रोज खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती थी, इसलिए आज मैंने सोचा ऐसा खाना बनाऊं कि कोई कमी ना रहे। रसोई में रूही योगिता से कहती है। भाभी, आज तो कमाल हो गया, आपने रात के खाने का सही इलाज ढूंढ लिया। आज सबने रोज से ज्यादा खाना खाया है और खाने की तारीफ भी कर रहा है। हाँ रूही,
ये सब टीवी का कमाल है। दरअसल रात के खाने में जब सब लोग इकट्ठे होकर तसल्ली से खाना खाते थे, तब सबका ध्यान सिर्फ खाने पर होता था और कमी ना होते हुए भी उन्हें खाने में कमी नजर आती थी। और आज देखो खाना वही है, लेकिन फिर भी सबने अच्छे से खाना खाया है क्योंकि सबका ध्यान टीवी पर है। अब हम रोज यही करेंगे, मम्मी पापा को उनके कमरे में खाना दे दिया करेंगे और बाकी लोगों को हॉल में। अब अगले दिन भी दोनों यही करती हैं। सुशीला और राज्य को उनके कमरे में खाना दिया जाता है और घर के बाकी सदस्यों को हॉल में। मेघा टीवी पर मूवी लगा देती है। मेघा मैच लगा दे, आज तो मैच आ रहा है। नहीं, मुझे मूवी देखनी है, मैं मूवी देखूंगी। इधर कमरे में अजय टीवी का चैनल चेंज करके मैच लगा देता है। ये क्या किया आपने? मैं सीरियल देख रही हूँ ना और आपने मैच लगा दी। मुझे मैच देखनी है तो सीरियल बाद में देख लेना। बाद में कब? जब सीरियल खत्म हो जाएगा। सास ससुर को आपस में लड़ता हुआ देखकर योगिता राजीव से कहती है, पापा जी आप बाहर चलो, बाहर अजय और प्रतीक मैच देख रहे हैं, मम्मी जी को यहाँ सीरियल देखने दो, चलो मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। इस तरह घर की तीनों पुरुष मंडली बाहर हॉल में मैच देखते हुए खाना खाती है। सुशीला, मेघा और सुयश कमरे में टीवी देखकर खाते हैं। बीच बीच में सभी खाने की तारीफ भी करते रहते हैं। खाना खत्म होने के बाद कोई मैच की चर्चा कर रहा था तो कोई टीवी सीरियल की। आज सिंधु ने क्या चौके पर छक्के जमाया, मजा आ गया। अरे उसी की वजह से तो हम मैच जीत गए। इधर सुशीला और मेघा टीवी सीरियल की बातें कर रही थी। कुसुम ने अपनी जेठानी को क्या करारा जवाब दिया है भाई। हाँ, लेकिन उसकी जेठानी बड़ी तेज है, वो चुप नहीं रहेगी। हाँ तो कल देखते हैं ना सीरियल में आगे क्या होता है। घर वालों की बातें सुनकर रूही और योगिता दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। भाभी रात के खाने की प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ रूही, रात का खाना टीवी के बिना अधूरा है। टीवी ऑन होने के बाद ही खाने में स्वाद आता है। तुम्हें नहीं लगता कि मुझ पर थोड़ा ज्यादा काम पड़ जाता है? मतलब सबको हर चीज एकदम तुरंत चाहिए होती है एक साथ। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन कभी कभी बहुत थक जाती हूँ। अरे यार कविता, इतना तो घर में होता ही है, तुम इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सच में थक जाती हूँ अमित। कभी कभी खाना खाते खाते भी हाथ दर्द करते रहते हैं। देखो मम्मी पापा की आदतें ऐसी ही है, और वैसे भी मम्मी ने पूरी जिंदगी ये सब किया है। अगर वो कर सकती थी तो तुम भी कर लोगी धीरे धीरे। मतलब तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार परेशान हो रही हूँ? और मम्मी, सीरियसली मम्मी से तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो? वाह, तुम तो काफी पुराने ख्यालों के निकले अमित, बहुत अच्छे। रात के 8:30 बज रहे थे और कविता रसोई में ऐसे भाग दौड़ कर रही थी जैसे कोई ढाबा खुला हो। एक तरफ तवे पर रोटियां भून रही थी तो दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी खोल रही थी और तीसरी तरफ मिक्सी में हरी चटनी पीसने के लिए तैयार थी। अरे बाप रे, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, इसमें तो नींबू डालना पड़ेगा। उफ, रोटी भी जल जाएगी। कविता जल्दी से गैस बंद करती है और भागकर फ्रिज की तरफ नींबू लेने जाती है और तभी बाहर से आवाज आती है, अरे बहू, खाना बनने में अभी कितना टाइम लगेगा? भूख के मारे जान निकल रही है। हाँ कविता, जल्दी करो ना, सुबह से ऑफिस में इतना काम था कि सिर दर्द हो गया है, अब खाना बनने में भी इतना लेट हो रहा है। अरे आदमी 8-8 घंटे काम करे और फिर खाना भी ना खाए। तभी सुनीता भी रसोई में आ जाती है। अरे बाहू, हाँ जरा तेज चलाओ, सब भूखे बैठे हैं बाहर। अरे हम अपने जमाने में 10-10 लोगों का खाना बनाते थे और वो भी टाइम से, और तुम हो कि नहीं दे पा रही हो। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट। तुम्हारे ये 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते हैं। अभी तक रोटियां ही बन रही है और चटनी कैसी खराब सी बनाई है, और धनिया डालो इसमें, तब जाकर अच्छा स्वाद आएगा। कविता एक हाथ से रोटी सेकती है, दूसरे हाथ से सब्जी चलाती है और फिर जल्दी से मिक्सी में धनिया डाल देती है। तभी अचानक मिक्सी बंद हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? अब क्या हुआ बहू? मम्मी जी, वो शायद मिक्सी गर्म हो गई है। हे भगवान, अब चटनी कब बनेगी? तुम्हारे पापा जी बिना चटनी के खाना खाते नहीं है। मैं सिलबट्टे में पीस देती हूँ। हाँ तो जल्दी करो, मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ रसोई की गर्मी में तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। कविता की सब्जी और चटनी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन तभी तवे पर रखी एक रोटी जल जाती है। अरे अरे, रोटी जल गई बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी जी, वो चटनी के चक्कर में। बेचारी कविता सारे काम निपटाती है और सबसे आखिरी में खाना खाते हुए मन ही मन सोचती है, ये लोग कितने अजीब हैं, इन्हें सब कुछ एक ही समय पर चाहिए, और वो भी एकदम गरम गरम। भला ऐसे कहाँ हो सकता है? मैं इंसान हूँ या मशीन? हाँ। कविता की शादी को 6 महीने हो गए थे और ये उसके लिए रोज की कहानी थी। अगले दिन दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे तब सुनीता की 2 सहेलियां अचानक घर में आ जाती हैं। अरे बहू, मेरी 2 सहेलियां घर आ गई हैं, तुम जरा उनके लिए चाय नाश्ता बना दो, और हाँ, नाश्ते के साथ पुदीने की हरी चटनी जरूर बना लेना। फिर से चटनी? क्या कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, अभी बनाती हूँ।
कविता रसोई में पहुंचकर नाश्ता और चाय बनाने लगती है और उधर सुनीता अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाती है। अरे वाह सुनीता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। अरे मेरी बहू है ही इतनी गुणवान, वो चाहे जो बनाए उसके बनाए खाने से ऐसी ही महक आती है। अच्छा, फिर तो आज खाना खाए बिना नहीं जाएंगे। कविता ये सुनते ही खुद से कहती है, बहुत अच्छे, मतलब अब और ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। उफ। थोड़ी देर बाद रसोई में 4 गैस एक साथ जल रही थी क्योंकि अब खाना ज्यादा बनना था और वैरायटी में कोई समझौता नहीं होना था। एक तरफ दाल, दूसरी तरफ सब्जी, तीसरी तरफ चावल और चौथे पर कढ़ाई में टमाटर और लहसुन भुन रहे थे, जिनकी चटनी भी बननी थी। कविता पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे और हाथ लगातार काम करते करते कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वो बिना रुके सब कुछ संभाल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। अरे वाह, क्या खुशबू है खाने की। सच में सुनीता, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे भाभी जी, इसकी बनाई चटनी खाओ पहले, उंगलियां चाटते रह जाओगी। सब लोग खाना खाने लगते हैं और हर कोई कविता के खाने की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। अब बहू, दाल तो बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल होटल जैसी बनी है। और ये लहसुन की चटनी, अरे वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत गुणवान है, पूरा घर संभाल लेती है अकेले। कविता बस हल्की सी मुस्कान दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर थकान से टूट रहा था। अच्छा सुनीता, अब तो हम जल्दी जल्दी आया करेंगे यहाँ, इतना स्वादिष्ट खाना जो मिलता है। हाँ हाँ, अगली बार आएंगे तो तुम्हारी बहू के हाथ के पराठे खाएंगे। सब लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही कविता थक कर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके हाथों में अब भी जलन हो रही थी। बस बहुत हुआ, मुझे भी अब ब्रेक चाहिए, ऐसे में कब तक मशीन की तरह काम करूंगी। कल ही मैं अपने मायके जाऊंगी। हाँ। अगले दिन कविता अपने मायके चली जाती है। पूरे 3 दिन बाद उसे थोड़ा सुकून मिलने वाला था। मायके पहुंचते ही कविता के चेहरे की थकान उसकी माँ ने पहचान ली। अरे कविता, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने, चेहरा कितना उतर गया है तुम्हारा। शादी के बाद ग्लो आता है, लेकिन तुम्हारा तो जो ग्लो था वो भी चला गया। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा रहता है वहाँ, इसलिए थक जाती हूँ। बेटा, मुझसे मत छुपाओ, माँ हूं मैं तुम्हारी, साफ दिख रहा है कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो। इतना सुनते ही कविता की आंखें भर जाती है। माँ, वहाँ सबको हर चीज परफेक्ट चाहिए, रोटी गरम चाहिए, सब्जी भी, चटनी भी, और सब कुछ एक साथ चाहिए। अगर एक चीज में भी देरी हो जाए ना, तो सब नाराज हो जाते हैं और मुझसे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन तुम अकेली कितना करोगी बेटा, बस यही तो कोई नहीं समझता। सबको लगता है कि खाना अपने आप बन जाता है, और वो भी जल्दी जल्दी से। देखो कविता, हर घर का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो एक बार प्यार से अपनी सास और पति को समझा कर देखो। हो सकता है उन्हें एहसास ही ना हो कि तुम कितनी थक जाती हो। पता नहीं माँ, शायद उन्हें फर्क ही ना पड़े। कोशिश करने में क्या जाता है बेटा। अपनी माँ की बात मानकर जब 3 दिन बाद कविता वापस अपने ससुराल लौटती है, तो उसी शाम वो हिम्मत करके सुनीता से बात करती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोले बहू। वो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ सब कुछ अच्छा बनाने की, लेकिन जब सब चीजें एक साथ बनानी पड़ती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी रोटी जल जाती है, कभी सब्जी बिगड़ जाती है। मैं सच में बहुत थक जाती हूँ। बस यही बात करनी थी जी। मैं बस यही कह रही थी कि अगर थोड़ा धीरे धीरे काम हो तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँ, या खाने में कम चीजें बनानी हो तो। अरे बहू, इसमें क्या नया है, हमने भी अपने जमाने में खूब काम किया है। सुबह से रात तक रसोई में लगे रहते थे। तब तो इतने गैस चूल्हे और मिक्सी भी नहीं होते थे, सब कुछ हाथों से ही करना पड़ता था। जी मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं। घर संभालना हर औरत की जिम्मेदारी होती है, और आदमी लोग दिन भर बाहर मेहनत करते हैं। अब वो घर आएंगे तो खाने में 4 चीजें तो खाएंगे ही ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। जी। कविता चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सुनीता उसकी बात समझना ही नहीं चाहती। उसी रात कविता अमित के कमरे में आती है। अमित लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। तुम्हें नहीं लगता कि मुझ पर थोड़ा ज्यादा काम पड़ जाता है? मतलब सबको हर चीज एकदम तुरंत चाहिए होती है एक साथ। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत थक जाती हूँ। अरे यार कविता, इतना तो हर घर में होता है, तुम इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सच में थक जाती हूँ अमित। कभी कभी खाना खाते खाते मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। देखो, मम्मी पापा की आदतें ऐसी ही हैं। वो वैसे भी मम्मी ने पूरी जिंदगी में ये सब किया है। अगर वो कर सकती थी तो तुम भी कर लोगी धीरे धीरे। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ? और मम्मी सीरियसली, मम्मी से तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो? वाह,
तुम तो काफी पुराने ख्यालों के निकले अमित। गुड नाइट। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एडजस्ट करो, शादी के बाद सबको करना पड़ता है। अमित फिर से अपने लैपटॉप में व्यस्त हो जाता है और कविता चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि इस घर में उसकी थकान किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा अलग था। सुनीता सुबह से ही खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसकी बेटी पूजा अपने पति के साथ घर आने वाली थी। अरे बाहू, जरा जल्दी जल्दी काम निपटा लो, पूजा और दामाद जी आते ही होंगे। और सुनो, उनके लिए पनीर भी बना लेना, रायता भी, और हाँ, वो काजू वाली खीर भी बना लेना। और हरी चटनी भी बना लेना बहू, दामाद जी को पसंद आएगी। जी पापा जी। कविता फिर से रसोई में लग जाती है। सुबह से ही गैस पर बर्तन चढ़ चुके थे। कहीं सब्जी कट रही थी, कहीं दूध उबल रहा था और कहीं चटनी के लिए मसाले भुने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पूजा और उसका पति घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते मम्मी। अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई। आओ आओ, और दामाद जी आइए, बैठिए। आपके लिए एकदम खास खाना बन रहा है। अरे मम्मी जी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी, आप लोग रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। बाहू, जरा चाय के साथ पकोड़े भी बना देना, और हाँ, धनिया की ताजा चटनी भी पीसना। अरे मम्मी जी रहने दो ना, इतना सब कौन खाता है? क्यों, दामाद जी आए हैं, घर में क्या थोड़ा अच्छा खाना नहीं खिलाएगी क्या? अच्छा खाना मतलब 10 चीजें बनाना थोड़ी ना होता है, और वैसे भी हम लोग इतना वैरायटी वाला खाना खाते ही नहीं है। अरे क्यों भला? क्योंकि मैं भी काम में बिजी रहती हूँ मम्मी, कभी ऑफिस कभी घर। तो इन्होंने समझ लिया है कि हर समय 4-5 चीजें बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं जो भी बनाती हूँ प्यार से खा लेते हैं। पूजा का पति मुस्कुराते हुए सिर हिला देता है। हाँ मम्मी जी, खाना प्यार से बनाओ, बस वही काफी होता है। रोज दावत थोड़ी ना होनी चाहिए होती है। ये सुनकर कविता की नजर तुरंत सुनीता की तरफ जाती है। उसे लगता है कि शायद अब सुनीता को उसकी परेशानी समझ आ जाएगी, लेकिन सुनीता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और तुरंत दूसरी बात करने लगती है। अच्छा अच्छा, तुम लोग बैठो, यहाँ तो तुम्हें वैरायटी का खाना ही मिलेगा। इतना कहकर सुनीता फिर से रसोई की तरफ चली जाती है और कविता के चेहरे पर आई उम्मीद फिर से धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। पूजा भी पानी लेने के बहाने रसोई में आती है और वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए रुक सी जाती है। कविता रोज की तरह एक साथ 3 काम कर रही थी। एक हाथ से रोटी बेल रही थी, दूसरे से सब्जी चला रही थी और बीच बीच में खीर भी देख रही थी कि नीचे न लग जाए। गैस की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो चुका था। भाभी, आप ये सब अकेले कर रही हो? हाँ तो और कौन करेगा, लेकिन इतने सारे आइटम सुबह से लगी हुई हो क्या? हाँ, और अभी चटनी भी बनानी बाकी है, वरना पापा जी खाना नहीं खाएंगे। पूजा कुछ सेकंड तक चुपचाप कविता को देखती रहती है और फिर उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी भाभी सच में जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। भाभी, आप बहुत थक जाती होगी ना? हाँ, पर मैं आदत डाल रही हूँ, यहाँ सबको ऐसे ही पसंद है ना। नहीं भाभी, सबके साथ अपना भी तो सोचो। कविता हल्का सा मुस्कुरा देती है। शायद पहली बार इस घर में किसी ने उसकी हालत समझी थी। आपने मम्मी या भैया को समझाने की कोशिश नहीं की क्या? की थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। सबको लगता है कि मैं बस ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में प्यार से या सीधे तरीके से कोई नहीं समझता। मैं बचपन से जानती हूँ सबको। मतलब यहाँ उंगली सीधी करके घी नहीं निकलता भाभी, थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये भाभी कि सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि रोटी सब्जी और चटनी अपने आप नहीं बनती, बल्कि उसमें बहुत मेहनत लगती है, और ऐसी मेहनत हर वक्त कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप समझदार हो, ध्यान रखना। इतना कहकर पूजा रसोई से बाहर चली जाती है और कविता सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ कुछ समझ तो आ रहा था कि पूजा का इशारा किस तरफ है, और वो रात भर इसी बात पर दिमाग लगाती है कि रोटी सब्जी और चटनी अपने आप या फिर आसानी से तो नहीं बनती है। अगली सुबह, आज कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सारे काम होंगे। पहले उसने आराम से सब्जियां काटी, फिर चाय बनाई, फिर गुनगुनाते हुए आटा गूंथा और उसके बाद आराम से सब्जी चढ़ा दी। इधर डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे बाहू, नाश्ता बनने में कितना टाइम लगेगा? आज तो मुझे बैंक भी जाना है। कविता जल्दी करो ना, मेरी मीटिंग है 9 बजे। अरे बाहू, हाथ तेज चलाओ, अभी तक पराठे नहीं बने। बस मम्मी जी बन रहे हैं। 10 मिनट और बीत गए, फिर 15 मिनट और, फिर 20, और सबका पेशेंस अब खत्म होने लगा। यार अब रहने तो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। हाँ बहू, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है।
रमेश बिना नाश्ता किए ही निकल जाते हैं। अमित भी बैग उठाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुनीता गुस्से में रसोई में आती है। ये क्या तरीका है बहू, आज कोई खाना खाकर ही नहीं गया, अब क्या फायदा इतना सब बनाने का। सॉरी मम्मी जी, मैं कोशिश तो कर ही रही थी, लेकिन एक साथ सब गरम गरम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए टाइम लग गया ना। सुनीता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। शाम को फिर वही डिनर का समय आ जाता है, लेकिन आज कविता ने सुबह वाली गलती नहीं दोहराई। वो शाम से ही एक एक चीज बनाकर तैयार करने लगी। पहले दाल बनाई, फिर चावल, फिर सब्जी, फिर सलाद और आखिर में चटनी। रात के खाने तक टेबल पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत थी। अरे बहू, रोटियां ठंडी क्यों है और चावल भी गर्म नहीं है? ये क्या तरीका हुआ, कुछ गर्म कुछ ठंडा? कविता पहली बार बिना घबराए आराम से जवाब देती है। क्योंकि मम्मी जी, इतना सब कुछ एकदम गरम गरम एक साथ नहीं बन सकता। सब चुप होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगर दाल अभी गर्म है तो इसका मतलब वो अभी बनी है, लेकिन तब तक रोटियां ठंडी हो जाएंगी, और अगर रोटियां गर्म बनाऊंगी तो चावल ठंडे हो जाएंगे। मतलब ये कि एक इंसान एक समय पर एक ही चीज बना सकता है। मशीन भी लगातार चलती रहे तो वो गर्म होकर बंद हो जाती है। फिर मैं तो एक इंसान हूँ। कविता की आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान और सच्चाई थी। अगर आपको सब कुछ गरम गरम चाहिए तो खाने में चीज़ें कम होंगी, और अगर वैरायटी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार या थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक साथ हर बार पॉसिबल तो नहीं है। इतना कहकर कविता मुस्कुराती है और कटोरी आगे बढ़ाती है। लेकिन हाँ, ये चटनी एकदम फ्रेश है, अभी अभी पीसी है। टेबल पर खामोशी छा जाती है। रमेश पहली बार बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। अमित भी चुपचाप था, और सुनीता वो बस कविता को देख रही थी। तभी अचानक रमेश धीरे से बोलते हैं। बात तो सही कह रही है बहू। हाँ, शायद हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतना सब बनाना कितना मुश्किल होता होगा। ठीक है, अब थोड़ा कम वैरायटी भी चलती है, बस ठंडी ना हो। सुनीता पहली बार सोच में पड़ गई थी। उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसने अपनी बहू का हाथ तक नहीं बटाया। अगले दिन सुबह ही घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा था। बहू, आज बस आलू के पराठे बना लो और चटनी रहने दो। आज हम अचार से खा लेंगे, लेकिन पराठे के साथ में। कविता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।